नमस्कार। सच का आगाज आमजन की आवाज गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं आशियाना राधा देवी वृद्धाश्रम रणीहाट मंजीना समखाल, जो लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत ब्लॉक चेरी खाल के करीब है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा प्रयास रहता है कि आपको गढ़ आवाज चैनल के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पौराणिक एवं व्यक्ति विशेष पर चर्चा दिखा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जयरीखाल निवासी गढ़वाल की बेटी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं जन सेवक ज्योति रौतेला के द्वारा निर्मित व एक महान कार्य आशियाना राधा देवी वृद्धाश्रम की सैर कराते हैं। दोस्तों, इस वक्त मुझे एक गाने के बोल याद आ रहे हैं कि ये तो सच है कि भगवान है, ये मगर सच से अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। लेकिन आज का परिवेश कुछ इस तरह है। जगदीश प्रसाद शर्मा। कितने टाइम से आप जो है कि यहाँ वृद्धाश्रम में हैं? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से। स्वास्थ्य ठीक रहता है आपका? स्वास्थ्य नहीं, पैरालाइज है मेरे को। अच्छा, अतः उसकी वजह से क्या कारण था आप जो कि घर से यहाँ तक आए? मैं जो है परवरिश नहीं हुई घर में, और सबसे वो है कि कलेश मेरे पास 10 लाख थे, वो खत्म हो गए। फिर लॉकडाउन भी लग गया, फिर वो परेशान हो गए, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो आप क्या किसी सर्विस में थे? हाँ, सर्विस में था मैं। अच्छा, रिटायरमेंट। अभी पेंशन तो मिलती है आपको? हाँ, पेंशन मिलती है 2000 रुपए। अच्छा, लेकिन देख रेख नहीं हुई इसलिए आप जो है यहाँ, तो यहाँ आपकी अच्छी देख रेख हो रही है? हाँ जी है। कौन है संचालक वृद्धाश्रम के जो चलाते हैं इसको? सर जी, ज्योति मैडम है। ज्योति मैडम। ठीक है मैडम का सारा अब जो भी सिस्टम है यहाँ पर, खाना पीना, दवाई, कपड़े वपड़े सब ठीक है? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं है किसी। चलो, आप खुश हैं यहाँ? हाँ जी। आप चाहते हैं कि आप यहाँ रहें, यहाँ खुश हैं? मैं मरते मरते तक रहूंगा। क्या नाम है आपका? हाँ। अच्छा, तो आपने देखा किस तरह परेशान बुजुर्ग यहाँ पर है। तो अब बात करते हैं आशियाना की। कहते हैं जथो नामा तथो गुण। वाकई इन असहाय बुजुर्गों के लिए ये आशियाना ही है, जहाँ पर इनको घर जैसी हर सुविधा मिलती है। आप वीडियो में देख सकते हैं, सोने के लिए बेड, साफ स्वच्छ बिस्तर, उच्च स्तर का रहन सहन, दवाई, थेरेपी, पौष्टिक भोजन व वो तमाम सुविधाएं जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने भी नहीं दे सकते, ये आशियाना में मिलता है। यह देखकर व यहाँ मौजूद बुजुर्गों से बात करने से मालूम होता है कि इनके लिए ज्योति रौतेला व आशियाना वृद्धाश्रम क्या महत्व रखता है। आइए बात करते हैं। मेरा नाम सुबह है? सुबह। अच्छा, आप यहाँ रह रहे हो इस आशियाना, उसमें कैसा है? सब ठीक ठाक है? खाना पीना, दवाई सब कुछ ठीक मिलता है? हाँ ठीक है। क्या किसका है ये? ये है ज्योति रौतेला का। अच्छा, ज्योति रौतेला जी। तो ज्योति रौतेला जी का व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ? ठीक है सब कुछ। कोई दिक्कत तो नहीं? ना। सब बढ़िया। हाँ। जनार्दन प्रसाद गौड़ जी, आप इस समय जो है कि आशियाना में हैं, राधा देवी वृद्धाश्रम में जी। कैसा लगता है यहाँ? कैसा? बहुत बढ़िया है। सब ठीक ठाक? सुंदर। खाना टाइम से? खाना टाइम से मिलता है। कपड़े मिलते हैं। दवाई? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कौन है इस वृद्धाश्रम की जो चलाते हैं? संचालक है ज्योति रौतेला। ज्योति, आप जो है ये आप वृद्धाश्रम में हैं, कैसे हैं, क्या कारण है आपका? हैं? कितना टाइम हो गया आपको? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। कैसा लगता है, कैसा है यहाँ पे? सब कुछ ठीक है? ठीक है, चलो। और स्वास्थ्य ठीक है आपका? आज के दौर में नेता कहते हैं कि हम समाज की सेवा के लिए राजनीति में जाना चाहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जीतने के बाद नेता किस तरह से समाज की सेवा करते हैं। लेकिन आप ही के बीच की आप ही की बेटी ज्योति रौतेला विगत 6 वर्षों से इस तरह असहाय बुजुर्गों की सेवा करती आ रही है और फिर राजनीति में प्रयास कर रही है।
आइए बात करते हैं उस महान व्यक्तित्व से जो वर्तमान में आशियाना में 36 बुजुर्गों की सेवा कर रही है। एक बहुत बड़ा नाम ज्योति रौतेला। आइए मैडम, आपका गढ़ आवाज में स्वागत है। धन्यवाद आप सब लोगों का। मैडम, आशियाना राधा देवी वृद्धाश्रम नाम आपने रखा, इसके पीछे क्या महत्व है? ना आशियाना तो सब लोगों को पता है, ये एक आशियाना घर है और जो राधा देवी जी हैं वो मेरी दादी जी हैं और ये जो आश्रम का नाम हमने रखा है आशियाना राधा देवी वृद्धाश्रम, मेरी दादी जी के नाम पे रखा हुआ है। मैडम, ये जो वृद्धों की सेवा की सोच या विचार कैसे आपके जहन में उत्पन्न हुआ और कितना समय हो गया है आपको ये वृद्धाश्रम चलाते हुए? सारे लीडर्स के नाम से, और हम लोग यहाँ पे क्षेत्र में हमेशा स्वास्थ्य कैंप्स लगाते थे। उस वक्त मैं दिल्ली में जॉब में थी और जैसे होता है जो नए नवयुवक यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनको एक मन में होता है कि हमें अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करना है। तो वही मेरे मन में था कि कुछ अलग करें। तो हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते थे, सब लोग जॉब में थे। हम लोग हर साल आते थे और कुछ हेल्थ कैंप्स, आई कैंप्स, विकलांग शिविर वगैरह लगवा के और छुट्टी में वापस चले जाते थे। उसी कैंप में एक छोटी सी घटना ने मुझे प्रेरित किया, या आप सोचिए कि सोचने पे मजबूर किया कि मुझे हमारे क्षेत्र को एक वृद्धाश्रम की ज़रूरत है। एक ताई जी थी पास के गांव से और वो आश्रम में हमारे जो स्वास्थ्य शिविर था उसमें आई और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो बहुत परेशानी में दिख रही थी और मैं उनके पास गई। मैंने उनको बोला कि ताई जी, आपके पैरों में चप्पल नहीं है, आप कहाँ से आए? तो उन्होंने मुझे अपने गाँव का नाम बताया और मैंने उनको बोला कि ऐसा कि आप इतनी दूर से पैदल आए हो और आपके पास पैरों में चप्पल भी नहीं है, क्या स्थिति है? तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी है और मेरे पति का देहांत हो चुका है और मैं अकेली हूँ और मेरे पास कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि आप फिर कैसे घर चला रहे? तो उन्होंने मुझे बोला कि कभी किसी के घर में खा लेते हैं, कभी किसी का कोई काम कर लेता है, वो खाना खिला देता। तो वो एक घटना ऐसी रही कि जिसके बाद हमने सोचा ना, मैंने, मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिव है हमारे विमल गुसाई जी, और हम सब लोगों ने डिस्कशन किया है। हम लोगों को लगा कि पहाड़ में भी ऐसी ज़रूरत है, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों के बच्चे उनको अपने माँ बाप को नहीं देख रहे, बल्कि इसलिए कि लोग अकेले हैं। तो एक वृद्धाश्रम की ज़रूरत हम लोगों को उस वक्त महसूस हुई और तब हम लोगों ने सोचा कि वृद्धाश्रम स्टार्ट करना है। 2006 की बात है। इस समय कितने लोग, वृद्ध लोग जो है कि इस आश्रम में है और किस तरह उनके आप देख रेख करते हैं? देखिए, इस वक्त यहाँ पे 36 लोग जो एट प्रेजेंट पे यहाँ पे रह रहे हैं, 36 लोग रह रहे हैं और उनको हर तरीके की सुविधा है। चाहे मेडिकल फैसिलिटी है, खाने, सुबह 6 बजे चाय से लेके 7:30 बजे नाश्ता, 11 बजे फिर से चाय, फल फ्रूट, फिर 1 बजे इस वक्त लंच का टाइम चल रहा है, लंच शाम को 3 बजे फिर चाय बिस्किट, फिर 5 बजे फिर चाय और 7-7:30 बजे हम लोग डिनर उनको करवा देते हैं। उसके साथ साथ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे मेडिकली है, चाहे कपड़े हैं, चाहे कुछ भी है, जो भी बेसिक नीड्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ आश्रम से उनको उपलब्ध की जाती हैं। मैम, जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और जो लोग यहाँ पर बुजुर्ग हैं और कुछ दिव्यांग भी हैं, तो किस तरह की सुविधाएं उनकी देखरेख की? और यहाँ पे जैसे कुछ लोग हैं, आपने भी देखा कि कुछ लोग दिव्यांग हैं, उनका शरीर से थोड़ा परेशानी है, उसके लिए जो हमारा स्टाफ है, मैं हमेशा धन्यवाद भी देती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमारे, क्योंकि अपने लोग यहाँ पे बीच में हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं आश्रम में, वो लोग उनकी देखभाल मुझे लगता है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा कर रहे हैं। उनको खाना, जो लोग डाइनिंग हॉल में नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए उनको खाना खिलाते हैं। सुबह यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आती है, योगा टीचर आती है, उनको हर तरीके से उनको नहलाना धुलाना, उनके कपड़े धो के रखना है, ये सारे काम हमारा जो लोकल स्टाफ है, जो यहीं के लोग हैं, वो लोग करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं उन लोगों को भी हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग कम से कम अपने मन में, देखिए वो उनका जॉब है, लेकिन वो जॉब न समझ के, सेवा समझ के आज ये काम कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं अपने पूरे स्टाफ को भी थैंकफुल रहती हूँ हमेशा। कुछ बुजुर्ग जेंट्स लोग हैं, कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, तो महिलाओं के लिए स्पेशल क्या यहाँ पर फैसिलिटी है? देखिए, महिलाओं के लिए हमारा अलग बिल्डिंग ही अलग है और जेंट्स के लिए जो बिल्डिंग है वो अलग है, और जो भी फैसिलिटी है वो सारी दोनों के लिए इक्वल है। महिलाओं के लिए हमारा फीमेल स्टाफ यहाँ पर रात को रुकता है, फीमेल सुपरवाइजर है रात को, जो उनके साथ उनके रूम में रहती हैं, ताकि अगर रात को कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो उनके साथ रहे। जो मेल कॉरिडोर है, जो मेल वाली बिल्डिंग है, उसमें भी जो मेल स्टाफ है उनके साथ ही रुकता है रात को। एक बेड उनका वहीं होता है, वो लोग रुकते हैं, अलग ही होना चाहिए। जिस तरह से आपका ये वृद्ध लोगों के लिए आपने एक आशियाना के नाम से वृद्धाश्रम खोला है, तो क्या आगे और जैसे बच्चों के लिए भी आपकी कोई प्लानिंग है?
देखिए, मेरी प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी है। मैं महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। मैं लास्ट ईयर शायद शुरू कर देती, लेकिन कोविड आ गया, इस वजह से वो थोड़ा डिले हो गया प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे मेरे को अपने क्षेत्र में मतलब पूरे लोग पौड़ी में देखूँ तो मुझे बहुत सारी जगह से कंप्लेन आई है कि कुछ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उनके रिलेटिव है, लेकिन उनकी आर्थिक क्षमता उतनी नहीं है कि उन लोगों को बहुत अच्छे स्कूलिंग करा सके या उनके लिए कुछ कर सके। तो मेरा बहुत मन है अपना कि मैं एक ऑर्फनेज स्टार्ट करूं, उसके लिए प्रोसेस भी है और जगह भी हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद मैं एक ऑर्फनेज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उन लोगों को हम अपने साथ रखेंगे, अपने उस घर में रखेंगे। साथ में उनकी शिक्षा पे मैं काम करूँगी। और साथ साथ मैं एक और चीज़ है कि हमारे कुछ यंग बहनें हैं, कुछ बहनें हैं जिनको जो विडो या शादी के बाद उनका शादी नहीं चली और अकेले हैं, फैमिली उनको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनके लिए उन बच्चों के साथ साथ अकोमोडेशन करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि उन बच्चों को अपनी माँ बहन बड़ों का प्यार मिल जाएगा और उन महिलाओं को उनका एक परिवार मिल जाएगा। इसके लिए मेरी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, लेकिन 2-3 महीने की क्या एक्चुअली मैं बिजी हूँ। तो अप्रैल से मेरा यही पास में घर है सकूंडा गांव में, और बहुत बड़ा घर है, और उसको मैंने अपने घर वालों से पूरी बात करी है कि मुझे ये ऑर्फनेज के लिए इसको दे दीजिए आप लोग। तो वो हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वक्त। धन्यवाद रौतेला जी। तो दोस्तों, ये थी आशियाना राधा देवी वृद्धाश्रम की संचालक ज्योति रौतेला, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है कि असहाय व दिव्यांग बुजुर्गों की सेवा के लिए यह आश्रम बनाया है। ये अपने आप में एक महान कार्य है। यहाँ पर वर्तमान में 36 बुजुर्ग पुरुष व महिलाएं हैं। उनका हर प्रकार से पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। हमने यहाँ पर रह रहे कुछ बुजुर्गों से अकेले में भी बात की, वे खुश हैं और ज्योति रौतेला के द्वारा उनका हर तरह से ख्याल रखने की तारीफ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल गढ़ावाज उत्तराखंड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप भी ऐसे ही समाज सेवा की प्रेरणा स्रोत बनिए। नमस्कार।